हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज संडे है, संडे इज़ अ रिवीजन डे। तो आज हम जनवरी माह में जो भी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उन सबको रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का रिवीजन जनवरी माह का। 1 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम सभी को रिवाइज करेंगे। आज का जो थॉट है वो है, ज्ञान हमें बाधाओं से लड़ने का साहस देता है, इसलिए ज्ञान बढ़ाने के लिए नई नई बातें सीखते रहना चाहिए। नॉट ओनली आपकी स्टडी से रिलेटेड, बल्कि आपको जहाँ भी सीखने मिलता है, आपके एनवायरनमेंट से, आपके घर से, आपके जो आसपास का वातावरण है, उन सब से आपको जितनी भी लर्निंग वाली चीज़ें मिलती है उन सभी से आप सीख सकते हैं। आप नेचर से सीख सकते हैं, आप छोटों से सीख सकते हैं, बड़ों से सीख सकते हैं। तो अपना लर्निंग अप्रोच को हमेशा अपनाइए, उसे आगे बढ़ाइए, इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 71वें नंबर की। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं, क्योंकि पूरे पीडीएफ से रिवाइज करने में आपको काफ़ी बड़ा लग सकता है, तो केवल जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। 71वें नंबर की मिस यूनिवर्स, अभी आपने देखा होगा मिस यूनिवर्स का चुनाव हुआ है। तो जो 71वें नंबर की जो मिस यूनिवर्स बनी है वो कौन बनी है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है आर बॉनी ग्रेबियल। आर बॉनी ग्रेबियल ये कहाँ की हैं? ये अमेरिका की हैं। इसमें मैंने आपको दिखाया था। तो ये तो चलिए अभी हो गया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि भारत की ऐसी कौन कौन सी महिलाएं हैं जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं? तो आपको याद रखना है, लास्ट ईयर हरनाज संधू, ये नाम तो आपको पता होगा। फर्स्ट जो बनी थी वो बनी थी सुष्मिता सेन, इनका भी नाम याद रखना है, और लारा दत्ता। तो अभी तक भारत में केवल 3 महिलाएं ऐसी हैं जो मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। सेकंड क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र, फर्स्ट एक्सीलेंस सेंटर जो है वो ऑनलाइन गेमिंग के लिए कहाँ पर खोला गया है? तो शिलोंग में खोला गया है। पहली बार स्टार्टअप 5G तकनीक के प्रारंभ करने वाला कौन सा जिला बना है? तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला है? जिले का नाम है विदिशा। जो विदिशा जिला है वो फर्स्ट 5G स्टार्टअप लॉन्च करने वाला जिला बन चुका है, विदिशा। क्या आप बता सकते हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा स्तंभ है? तो जो गरुड़ स्तंभ है, इसका नाम आपने सुना होगा, उसका संबंध भी कहाँ से है? विदिशा से रहा है। संविधान साक्षरता अभियान, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में राइट टू एजुकेशन का प्रावधान है। जो एजुकेशन है उसे फंडामेंटल राइट एज वेल एज DPSP के अंतर्गत भी रखा गया है। तो शिक्षा जो है वो विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो केरल ऐसी गवर्नमेंट है जिसने संविधान साक्षरता अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप मेंटरशिप मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो स्टार्टअप है वो जो विज्ञान मंत्रालय जो होता है, जो कपड़ा एवं उद्योग मंत्रालय होता है उसके अंतर्गत आता है, ना कि विज्ञान मंत्रालय। तो यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने क्या किया है? मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये नाम आपने सुना होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन से नंबर की बैठक शुरू हुई है? तो ये 53वें नंबर की बैठक है, जो कहाँ पर हो रही है? दावोस स्विट्जरलैंड में हो रही है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो दावोस में किया जा रहा है, जो किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो दावोस है, और ये कौन से नंबर का है? ये 53rd नंबर का है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अमीर, मतलब जो 1% लोग हैं, 1% लोगों के पास 40% से अधिक संपत्ति है? तो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? ये रिपोर्ट पब्लिश की है ऑक्सफैम रिपोर्ट ने। जिससे क्या होता है, आपको जो इनइक्वालिटी है वो देखने मिलती है कि एक तरफ तो जो तबका है वो बहुत ही गरीब है और एक तरफ बहुत ही हायर सोसाइटी है। जिससे क्या होता है कि जो इंक्लूजन है, जो समावेशी विकास है, वो नहीं हो पाता है। फिर 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना % एथेनॉल मिलाने का कॉन्सेप्ट रखा गया है? तो देखिए, अगर 80% पेट्रोल है तो उसमें 20% क्या मिलाया जाएगा? एथेनॉल मिलाया जाएगा। अब ये एथेनॉल मिलाने का पर्पस क्या है? तो ये पर्पस है, इससे क्या होगा कि हमारी जो विदेशों से, जो हम अरेबियन कंट्री हैं उनसे क्या करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं
पेट्रोल का, क्योंकि जो पेट्रोल का कच्चा पदार्थ होता है वो तो इंडिया में अधिक नहीं पाया जाता है, केवल कुछ ही क्षेत्र हैं, जैसे कि आपने देखा होगा असम का डिगबोई है या गुजरात में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर खनन होता है। लेकिन लास्टली हमको क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। तो रशिया और भी जैसे देश हैं, खाड़ी देश जो हैं, उनसे हमें पेट्रोल का आयात कम करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें 20% एथेनॉल मिला रहे हैं। और अभी जो जैव ईंधन नीति आई थी उसके तहत पहले हमने ये टारगेट रखा था 2030, लेकिन इस टारगेट को अब हमने क्या कर दिया है, 2025 कर दिया है। 2025 तक हम ऐसे व्हीकल बना लेंगे और ऐसे इंजन डेवलप कर लेंगे जिसके द्वारा क्या होगा कि 80% पेट्रोल रहेगा, उसमें 20% क्या मिलाया जाएगा, एथेनॉल मिलाया जाएगा। और इससे क्या होगा, जो भारत में आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट रखा गया है उसको भी हम क्या कर पाएंगे, सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेशनल स्टार्टअप डे काफ़ी चर्चा में रहा है और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो स्टार्टअप डे है ये कब मनाया जाएगा, ये मनाया गया है पहली बार 16 जनवरी 2022। ये तो बिल्कुल आप रट लीजिए, ये प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर आने वाला है। अब स्टार्टअप क्या होता है, तो स्टार्टअप आप जानते होंगे, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आप बोलते हैं कि ये स्टार्टअप शुरू किया गया है। लेकिन जब ये स्टार्टअप जो है वो बड़ा रूप ले लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यूनिकॉर्न। आपने सुना होगा कि यूनिकॉर्न कंपनी, अभी जो फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है वो कौन सी बनी है, CSK। तो कोई भी कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा कब मिलता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर राइट टू साइट विजन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सब मैं आपको करंट अफेयर, जो हम डेली करंट अफेयर की सीरीज पढ़ते हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आपने डेली करंट अफेयर देखा है तो आपको ये सारे क्वेश्चन सुने सुने लग रहे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो आप अब पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुमनिया आंगन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो ये दिल्ली में लॉन्च हुआ है। जो महिलाएं हैं जो NGO में काम करती हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। फिर वरुण युद्ध अभ्यास, देखिए अब ये समझिए इसको थोड़ा सा, ये वरुण युद्ध अभ्यास ये क्या है, एक प्रकार की एक्सरसाइज है जो कौन कौन से देशों के बीच में हुई है, जो हुई है भारत और फ्रांस के बीच। तो ये किसकी एक्सरसाइज है, ये नेवी की एक्सरसाइज है। अब बात भारत और फ्रांस के बीच की हम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो वायुसेना की एक्सरसाइज है वो कौन सी है, गरुड़। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जो गरुड़ है वो भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना की एक्सरसाइज है। अगर हम बात करते हैं थल सेना की, तो जो थल सेना की एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, उसका नाम है शक्ति। और अब मुझे शक्ति से यहाँ पर एक पॉइंट और याद आ गया कि जो शक्ति सुपर कंप्यूटर है ये किसने बताया है। मैंने आपको सारे सुपर कंप्यूटर याद कराए थे, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो शक्ति सुपर कंप्यूटर है ये किसने बनाया था, तो ये बनाया था IIT। याद करिए मैंने कैसे बताया था कि खड़ग सिंह, जो खड़ग सिंह है उसमें क्या है, बहुत सारी शक्तियाँ पाई जाती हैं। तो IIT खड़गपुर ने जो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर है उसका विकास किया था। यहाँ पर हम इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। तो जो वरुण एक्सरसाइज है ये भारत और फ्रांस के बीच में हुई है, और ये किसकी एक्सरसाइज है, तो ये नेवल एक्सरसाइज है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार 1961 के बाद जनसंख्या में गिरावट देखी गई है। अब इसको समझिए, देखिए आप जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, और उसके बाद आता है हमारा प्यारा भारत। तो 1961 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है। ये कैसा हुआ है, ये क्यों हुआ है, तो फर्स्ट रीज़न तो है इसका जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण ऐसा हुआ है, और दूसरा रीज़न है कोविड-19। तो दोनों ही रीज़न बहुत महत्वपूर्ण है जिनके कारण चाइना की जनसंख्या कम हुई है। और ऐसा अनुमान है कि 2028 से 2030 के बीच भारत की जनसंख्या सरप्लस हो जाएगी, किसके कंपेयर में, चाइना के। तो जो भारत अभी दूसरे नंबर पर आता है वो पहले नंबर पर आ जाएगा और चाइना को जनसंख्या के मामले में भी पीछे कर देगा। फिर इबोला वायरस की समाप्ति किस देश में हुई है, युगांडा में हुई है। अब बात वायरस की आई है तो आप जानते होंगे कि 2019 से 2022 तक
सबसे अधिक चर्चा में जो वायरस रहा उसे आप सभी जानते हैं और चाहकर भी नहीं भुला सकते हैं। वो कौन सा वायरस था? तो वो था कोविड-19 वायरस। इसकी पूरी फैमिली थी कोरोना वायरस जिसे बोला जाता है, और चूंकि ये 19 में आया था इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? कोविड-19 रखा गया था। अब बात यहाँ पर हो रही है इबोला वायरस की। तो इबोला वायरस क्या होता है? ये एक प्रकार का रक्तस्रावी बुखार होता है। अगर किसी व्यक्ति को इबोला हो जाता है तो उसमें क्या होता है, इबोला वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसकी पूरी बॉडी में इस तरीके से ब्लड निकलता रहता है और ये काफ़ी खतरनाक होती है। और ये डिसीज़ कैसी होती है? मतलब फैलने वाली होती है, एक तरीके से संक्रमित करने वाली डिसीज़ होती है। तो इसको अभी ख़त्म कहाँ पर किया है? युगांडा जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। तो यहाँ से क्या किया गया है? WHO ने पूरी तरीके से समाप्त किया है, क्योंकि हेल्थ के लिए इंटरनेशनली जो सबसे एक तरीके से बोल सकते हैं जो उच्च संस्था है वो कौन सी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही है। और भारत को पोलियो मुक्त किया था WHO ने, कब किया था? क्या आप बता सकते हैं? तो आंसर होगा 2014। और भारत चेचक मुक्त भी हो चुका है। अब अभी यहीं पर हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आगे आएगा कि एक पेंटावेलेंट वैक्सीन है। जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है ये भारत ने किस देश को दी है? इसकी 12,500 खुराक दी हैं। तो वो भारत ने किस देश को दी हैं? तो ये भारत ने क्यूबा, जिसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, उस देश को भारत ने दी हैं। पेंटावेलेंट के अंतर्गत कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर डॉपलर वेदर राडार, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये मौसम की जानकारी देने के लिए लॉन्च हुआ है। पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये डॉपलर वेदर राडार क्या है? तो देखिए 1875 में क्या हुआ था? मौसम विभाग की स्थापना हुई थी। तो 1875 से लेकर अभी 2023 में कौन सी जयंती मनाई गई है? अभी इसकी 148वीं जयंती मनाई गई है। और इसी उपलक्ष्य में कहाँ पर, जो जम्मू कश्मीर जो हिली एरिया है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में क्या है? डॉपलर वेदर रडार लगाया गया है। और ऐसा अनुमान है कि 2025 तक पूरे भारत में डॉपलर वेदर रडार जो है वो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नील कुरंजी का फूल होता है जिसे संरक्षण की श्रेणी में लाया गया है, तो ये कहाँ पर उगता है? तो वेस्टर्न घाट में उगता है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो वेस्टर्न घाट है, इस तरीके से ये वाला जो क्षेत्र है ये वेस्टर्न घाट कहलाता है। देखिए नील कुरंजी का जो फूल होता है उसे संरक्षण की श्रेणी में डाला गया है। ये कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट में पाया जाता है और प्रत्येक 12 वर्ष में ये खिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। और जल्लीकट्टू त्योहार में क्या होता है? तो जो मानव है और जो बैल है उनके बीच में क्या होती है? दौड़ होती है। मतलब एक तरीके से बैल के ऊपर बैठकर जो पोटली बंधी रहती है उसके सींग पर, उसको जो इंसान होते हैं उनको खोलनी पड़ती है। तो जल्लीकट्टू कहाँ पर होता है? तो ये तमिलनाडु में होता है। और एक फेस्टिवल और आपसे पूछा जा सकता है, कंबाला कहाँ पर होता है? ये कर्नाटक में होता है और ये भैंसों की दौड़ से रिलेटेड है। फिर संसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश की बस्ती में ये किया जा रहा है। 18 जनवरी को माननीय मोदी जी ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। फिर RRR, ये मूवी काफ़ी चर्चा में थी। ऑस्कर के लिए भी इसको नॉमिनेट किया गया है। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। तो इसका जो गाना है नाटू नाटू या नाचो नाचो, जो हिंदी वर्जन है, उसको क्या मिला है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। पहली बार किसी गाने को सॉन्ग कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चौथी औद्योगिक क्रांति का वैश्विक केंद्र कहाँ पर बना है? तो हैदराबाद में बना है। हैदराबाद अभी क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि यहाँ के जो आखिरी नवाब थे उनका भी निधन हो गया है। फिर एक वैक्सीन है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन है, जिसको क्या किया गया है? 12,500 खुराक दी गई हैं। किसको दी गई हैं? तो वो दी गई हैं क्यूबा को। अब बात पेंटावेलेंट की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है तो इसके अंतर्गत कौन कौन से रोगों के लिए ये आती है? तो याद रखिएगा, पेंटा मतलब होता है 5, मतलब 5 डिसीज होंगी। फर्स्ट तो याद रखिएगा डिप्थीरिया, जो डिप्थीरिया होता है उसके लिए। सेकंड है काली खांसी, टिटेनस, और इसके अतिरिक्त 2 नाम और हैं जो कि हैं हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा।
तो इतने नाम आपको याद रखने हैं। ये जो पांचों डिसीज होती हैं इनके लिए कौन सी वैक्सीन यूज होती है? पेंटावेलेंट वैक्सीन यूज होती है, जिसकी हमने क्या है मतलब भारत ने 1250 मेडिसिन किसको दी है? क्यूबा को दी है। क्यूबा को क्या कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। फिर सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं उसका क्या नाम है? तो सबसे कम उम्र में जो दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं वो हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जैसे कि और जो सचिन तेंदुलकर हैं, रोहित शर्मा है, तो इन लोगों ने भी क्या है दोहरा शतक लगाया है। और वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो भी शुभमन गिल हैं। ऑनलाइन गेम खेलने में कौन कौन से राज्य आगे हैं? तो सबसे अधिक जनसंख्या है जिसकी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है राजस्थान और इसके बाद आता है बिहार। ये चारों राज्य जो हैं वो ऑनलाइन गेम खेलने में यहाँ की युवा सबसे अधिक व्यस्त रहते हैं। तो ये एक रिपोर्ट आई है, उसी में बताया गया है सबसे अधिक उम्र दराज महिला जिनकी उम्र कितनी थी? मात्र 118 वर्ष, इनका निधन हो गया है। ये किस देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध फ्रांस से है और इनका नाम है ल्यूसिल रैंडल। इनका नाम भी याद रखिएगा। फिर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एससीओ की अध्यक्षता 2023 में कौन सा देश कर रहा है? तो वो कर रहा है भारत। अब बात एससीओ की आई है तो एससीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। एससीओ क्या है? संघाई सहयोग संगठन या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो सहयोग ये कब बना था? एससीओ की स्थापना कब की गई थी? तो एससीओ की स्थापना कब की गई थी? पहले ये एससीओ 5 के नाम से था, फिर 2001 में क्या किया गया? एससीओ बना था, याद रखिएगा। पहले एससीओ 5 था, फिर कब? 1996 में, फिर 2000 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न यूपीएससी पूछ चुका है। तो इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है, याद रखिएगा। और अभी इसमें कितने देश हैं? तो 9 देश हैं। जो 9वां देश बना है वो कौन सा देश बना है? तो वो बना है ईरान। इतने फैक्ट आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 2017 में 2 ऐसे देश जो एससीओ के मेंबर बने, तो एक तो है अपना प्यारा भारत और दूसरा है अपना प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो वैश्विक आईटी ब्रांड है इसकी जो रिपोर्ट आई है तो उसके अनुसार 2 कंपनी कौन कौन सी हैं इंडिया की जो सेकंड और थर्ड रैंक पर आई हैं? तो सेकंड रैंक टीसीएस का आया है और थर्ड रैंक आया है इन्फोसिस का। ये दोनों कंपनी के नाम आपको पता होना चाहिए। फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपना क्या बनाया है? किसी महिला अध्यक्ष को बनाया है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उनका नाम था मिनोचे शाफिक। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी की। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की पीएम जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो कौन है? जेसिका आर्डर्न। जेसिका आर्डर्न वहाँ की न्यूजीलैंड की पीएम थी, इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। फिर कैंसर की जेनेरिक दवा बनी है पाल्वोसेक्लब। ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए बनी है और जेनेरिक दवा का मतलब क्या है कि यहाँ पर इससे पेटेंट को हटाया गया है। ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरीके से लागू करने वाला जो यूटी बना है वो बना है जम्मू और कश्मीर। नीलमणि फूकन, अब देखिए नीलमणि फूकन जी का क्या हो गया है? निधन हो गया है। अब ये नाम क्यों इतना चर्चा में रहा? क्योंकि जो नीलमणि फूकन है इनको मिला था 56 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड। याद रखिएगा, जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये 56 नंबर का मिला था नीलमणि फूकन को और 57 नंबर का मिला था मोर्चा ही मोर्चा। ऐसा हमने याद किया था, बस आप मोर्चा याद रखिएगा। ये नीलमणि फूकन जी का निधन हो गया है और इनका संबंध कहाँ से था? तो ये असम के थे। तो जब कोई एक महान पर्सनालिटी का निधन होता है तो वो भी करंट अफेयर में आपसे पूछा जा सकता है। छात्राओं को मातृत्व अवकाश देने के लिए 60 दिन की घोषणा किसने की है? केरल ने। ये क्या है? जो बालिकाएं हैं जब उनके पीरियड्स होते हैं तो उसमें उनको काफ़ी फिजिकली और मेंटली प्रेशर रहता है, जिसके कारण क्या है कि वो अपने पीरियड्स के दिनों में छुट्टियां ले सकती हैं। ये बहुत ही इनोवेटिव कदम है और ये उठाया है केरल की गवर्नमेंट ने। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर 8वीं विज्ञानिका विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो 8वें नंबर का जो विज्ञानिका महोत्सव है वो हो रहा है
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। फिर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रवासी दिवस है, प्रवासी दिवस समारोह ये कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो कार्यक्रम हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? इंदौर शहर में हुआ है। एक क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रहा है कि जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह है, इसमें जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं वो कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो मिस्र के राष्ट्रपति होंगे। उनका नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, मैं ही आपको बता देती हूँ। उनका नाम है अब्दुल फतह अल सीसी। एकदम याद कर लीजिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब्दुल फतह अल सीसी जो है वो क्या है? इस बार के मुख्य अतिथि होने वाले हैं। अब बात मिस्र की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि COP27, कोप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मिस्र में किया गया। और COP26 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था ग्लासगो में। ये नाम भी आपको याद रखना है। अब नील नदी की बात आई है तो मिस्र का नाम है तो नील नदी तो आएगी, क्योंकि जो नील नदी है उसे क्या कहा जाता है? उसे मिस्र का वरदान कहा जाता है, क्योंकि जो मिस्र की अर्थव्यवस्था है तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है नील नदी की। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था जो था लोकतंत्र के लिए शिक्षा। तो ये भी याद रखिएगा, लोकतंत्र के लिए शिक्षा का जो टाई अप हुआ है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद के द्वारा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि संविधान में शिक्षा के लिए कौन कौन से आर्टिकल बताए गए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हैं? सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट के तहत एजुकेशन को क्या किया गया है? माना गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटी के तहत आर्टिकल 51A के तहत शिक्षा का प्रावधान है। RTE राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत क्या किया गया है? शिक्षा को क्या माना गया है? राइट टू एजुकेशन के तहत लाया गया है। और अभी जो शिक्षा मंत्रालय है उसका नाम, मतलब जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था, तो शिक्षा मंत्रालय एक सेपरेट मंत्रालय बना है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हिस्ट्री से रिलेटेड बात की जाए तो शिक्षा पद्धति है ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है वो मैकाले की शिक्षा पद्धति पर आधारित थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी और कौन कौन से फैक्ट चर्चा में रहे हैं, तो एक BBC, आपने ये नाम सुना होगा। BBC क्या है? एक ब्रिटेन का प्रसारण मंत्रालय है। तो इसने एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की है जिसका क्या नाम है? इंडिया द मोदी क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट्री। ये काफ़ी चर्चा में रही है, इसका बायकॉट भी किया गया है और BBC को बोला गया है कि इसने गुजरात दंगों के दौरान मोदी जी की जो भूमिका थी उसको काफ़ी नकारात्मक दिखाने का प्रयास किया है। तो ये आज का मतलब पूरे महीने के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका करंट अफेयर का रिवीजन था। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके से अभी मैंने SSC GD के लिए और MP पटवारी MPPSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रही हूँ। यदि आपने वो सब नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिएगा। और कम्युनिटी में जाके आपको चैनल के बाजू से कम्युनिटी का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे जाके मैंने बहुत सारे पोस्ट डाले हैं और क्विजेस मैं डालती रहती हूँ, तो उन क्वेश्चन के आंसर भी आपको देना है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।